नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे कराने की जांच की है, बात कही है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। ज्ञानव्यापी मामले पर आज बनारस कोर्ट का फैसला आया है। बनारस कोर्ट ने एएसआई की मंजूरी दे दी है, यानी कि एएसआई की टीम अब उस मस्जिद के अंदर जाएगी जो हिस्सा विवादित नहीं है। उस हिस्से की पूरी तरीके से अब जांच करेगी। जांच के बाद एएसआई की जो टीम है वो 8 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी। हालांकि इससे पहले 21 जुलाई को जब कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील की बहस सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था, और आज इस फैसले को कोर्ट ने ये फैसला कहा दिया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एएसआई की टीम करेगी। हालांकि अब इस जो टीम वहां की जांच करती है, उस जांच में क्या कुछ निकल के आता है ये देखना होगा। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि वहां पर वो फव्वारा है और हिंदू पक्ष अपनी बात कर रहा था, फिलहाल अब जब एएसआई की टीम वहां पर जाएगी और जा करके पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद 8 अगस्त को जब कोर्ट में सबमिट करती है, वो रिपोर्ट देखने वाली होगी कि उस रिपोर्ट में एएसआई की जो टीम है वो किस तरीके की रिपोर्ट बनाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा हुआ। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में जो है लगातार पिछले 2 दिनों से कार्रवाई जो है स्थगित कर दी जा रही है। आपको बता दें कि आज फिर से लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू की गई, उसके बाद जो है विपक्ष हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए जो है ये कार्रवाई स्थगित कर दी। और फिर 12 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, इसके बाद फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई को ठप करके जो है सोमवार तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई जो है जैसे ही जारी हुई वैसे इसको दिन के 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद फिर जैसे ही कार्रवाई को दोबारा जारी किया गया तो फिर से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। और इसके बाद जो है स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे और उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर जो है सभी उपस्थित गणों को कहा कि इस तरह से जो है समस्या का हल नहीं निकलेगा। लगातार नारेबाजी और हंगामे से जो है चर्चा का हल नहीं निकल पाएगा। सब बैठ के शांति से इस पर चर्चा करें ताकि इस समस्या का कोई हल निकल सके। और दोनों सदनों की कार्रवाई को जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। लोकसभा में देखा गया कि मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा। आज बहुत बुरे हालात जो जिस प्रकार से देखे जा रहे थे मणिपुर में थे, उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी दीक्षा। मणिपुर में हुए 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। जिसने भी वीडियो को देखा वो दंग रह गया। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसको चलते हुए आज मॉनसून सत्र में भी सिर्फ और सिर्फ मणिपुर ही गूंजा। कांग्रेस के तृणमूल सांसद ब्रेन ओडेरॉक ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा पीएम मोदी आखिरकार चुप कैसे हैं? कोई भी नेता या मंत्री इस मामले पर बोल क्यों नहीं रहा? इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ी घटना हो गई है लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक चुप क्यों है? इसके साथ ही ड्रेन ओब्रैक ने 267 का हवाला देते हुए मणिपुर पर चर्चा की मांग की। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब तक इस मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं होती तब तक 267 का हवाला करते हुए उन्होंने सारी बिजनेस को मांग रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि और कोई बिजनेस नहीं हो सकता जब तक इस पर चर्चा नहीं होती। इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार मणिपुर में लोगों के साथ बर्बरता हो रही है, इस तरह की घटना सामने आ रही है, लेकिन आखिरकार पीएम मोदी चुप हैं। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर बयान देते हुए कल कहा था कि ये इस तरह की घटना बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है। इस घटना की उन्होंने काफी ज्यादा निंदा की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कितने लोग हैं, कौन है, क्या है, लेकिन
इन लोगों की वजह से 140 करोड़ की जनता शर्मसार होती है, देश शर्मसार होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में मणिपुर हिंसा पर सड़क पर उबाल देखने को मिला। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण सिंह। मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर काले आम से कलेक्ट्रेट गेट तक प्रदर्शन किया और उसके बाद एक ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि मणिपुर में जो घटना हुई है वो एक निंदनीय घटना है, उस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मणिपुर सरकार पर कांग्रेसियों ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस मामले में भी केंद्र सरकार कड़ा फैसला ले और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। मणिपुर में जो एक शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है उसमें जो उनके आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो केंद्र सरकार है, मणिपुर सरकार है, वो करे। मणिपुर सरकार अभी तक चुप क्यों है और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। मणिपुर हिंसा को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी ने उग्र प्रदर्शन किया है। खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मणिपुर में हुई हिंसा और साथ साथ जो महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है न्यूज़, तो उसके कारण जो कांग्रेस है वो हमलावर हो रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर महानगर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और ये मांग कर रही है कि अमित शाह और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपना इस्तीफा दे और जो दोषी है उन्हें फांसी की सजा दे। लगातार कांग्रेस लगातार हावी हो रही है, चाहे संसद हो या फिर उत्तराखंड की सड़कें हो। तमाम जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के एसलो हॉल पर और आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है कांग्रेस कमेटी के अंदर। काली पट्टियां भी महिलाओं ने यहाँ पर पहनी है और लगातार ये मांग कर रही है कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम लोग आज इस्तीफा दें और साथ साथ जो दोषी हैं जिन्होंने निर्वस्त्र दो महिलाओं को घुमाया है पूरे सदर बाजार में, उनको फांसी की सजा मिले और साथ साथ जिस तरह की मणिपुर की स्थिति है उसे सुधारी जाए। और उसको लेकर ही आज कांग्रेस कमेटी लगा पूरे प्रदेश भर में ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। हमारे सहयोगी प्रियम पाठक की आप ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। ओम प्रकाश राजभर की ये मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई। उनके साथ में उनके दोनों बेटे अरविंद राजभर और अरुण राजभर इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। एनडीए के साथ में किस तरीके से आगे की रणनीति बनी है, किस तरीके से 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ में उनकी चर्चा हुई। कहीं ना कहीं कई अहम मायनों में इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, क्योंकि इससे पहले 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में मिलकर ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो नतीजा था वो इच्छा के मुताबिक या उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। और उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस वक्त भी ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया था। तो उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही ओम प्रकाश राजभर जो है वो एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ में थे। चुनाव जीतने के बाद में पार्टी ने की तरफ से जब वो चुनाव जीते तो उसके बाद सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री का भी जो है वो दर्जा दिया गया था। और अब एक बार फिर जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं। और अब आज उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपने आने वाले चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी की याचिका पर
इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुनीश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मोदी उपनाम वाले में लोगों की मानहानि मामले में राहुल की 2 साल की सजा मिली है। इसके चलते उनकी सांसद सदस्यता रद्द की गई है। यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनके दोषी सिद्ध पर रोक लगे। गुजरात हाई कोर्ट ने राहत न मिलने से चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल की याचिका आज जस्टिस BR गवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में सुनवाई के लिए लगी थी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवाई ने कहा कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध थे। उनका भाई आज भी कांग्रेस की सदस्य है। ऐसे में दोनों पक्षों के वकील बताएं कि उन्हें सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। पुनीश मोदी के लिए पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि उन्हें इस और कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी के लिए पेश अभिषेक मुनि ने भी जेठमलानी से सहमति जताई है। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। 2019 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की तुलना करते हुए विवादित बयान दिया था। बीजेपी नेता पुनीश मोदी ने इसके खिलाफ गुजरात के सूरत की कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि उन्हें मोदी नाम वाले सभी लोगों को चोर बताया है। इस साल 25 मार्च को सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट ने भी माना है कि एक अनुभवी नेता और सांसद होने के नाते राहुल को एक पूरे वर्ग के अपमानित करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। CJM ने राहुल को IPC की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा दी है। CJM ने राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी थी। इसी वजह से राहुल को जेल नहीं जाना पड़ा। बाद में सूरत ने सेशंस कोर्ट ने राहुल की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी है। उनकी अपील अभी भी सेशन कोर्ट में लंबित है। इसके बाद भी राहुल को हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की वजह से उनकी सांसद सदस्यता रद्द की गई है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून की धारा 81 के तहत किसी मामले में 2 साल और उसके अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति सांसद या विधायक पद के अयोग्य हो जाता है। इतना ही नहीं है कि व्यक्ति सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके चलते राहुल ने सिर्फ संसद से बाहर हो गए हैं, बल्कि अगले कई सालों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं। यह स्थगित 2 ही तरीके से बदल सकती है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब याचिका दायर की गई थी तो उसमें साफ तौर पे जो वहाँ के शिकायतकर्ता हैं पुनीश मोदी और उसकी आज गुजरात सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया है। लेकिन उसके बाद ही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सजा कम होती है तो राहुल गांधी को एक बार फिर से सदस्यता बनाई जा सकती है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे दिल्ली पहुंच चुके हैं भारत यात्रा पर। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शुक्रवार को भारत दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर रानिल विक्रमसिंघे भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत ने कोरोना जैसे संकट में दिल खोलकर सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, सुरक्षा को लेकर भी समझौते किए गए। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है, जिसमें से एक समझौता UPI को नेटवर्क टू नेटवर्क विस्तार करने का है। वहीं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, भारत में आपका स्वागत है, भारत हमेशा तत्पर है आपके लिए और श्रीलंका के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया। अलीगढ़ में NIA की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर की आप ये रिपोर्ट देखिए। AIMU परिसर में गुरुवार की देर शाम NIA की छापेमारी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें पूरा जो मामला है ये झारखंड से है। झारखंड में NIA को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो ISIS के साथ में काम कर रहा है, जिसकी सूचना पर लोहदरवा नामक एक जगह है झारखंड में, जहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जाती है। और उससे जब NIA ने पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि वह AIMU में पढ़ाई कर रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस यहाँ AIMU परिसर पहुँची और जाकर फैजान के कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ
आपत्तिजनक सामान मिला। वहीं पूरे मामले को लेकर एएमयू प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जिस फैजान की बात एनआईए टीम कर रही है वह फैजान वो नहीं है। हालांकि एक फैजान नाम का व्यक्ति पड़ता है जिसके वालिद का नाम दूसरा है। अभी एएमयू जो प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद में जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनआईए ने जो पुलिस को जो प्रेस को जो सूचना दी उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो पकड़ा गया जो फैजान है वह एएमयू का छात्र है और उसके जो कमरे से जो आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है वह कहीं ना कहीं इस मामले की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि एएमयू हमेशा से विवादों में रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी काफ़ी दबाव में रहता है। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन या जो जिला प्रशासन की तरफ से एएमयू के बारे में कोई टिप्पणी या कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन हाँ, एएमयू प्रशासन जो है अपनी तरफ से ज़रूर कह रहा है कि मामले की तह तक जाएंगे और तय के बाद में जो सच है वो सामने लाया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, चंडीगढ़। उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता अभय कैतुरा की आप ये रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर जारी किए गए इस ऑरेंज अलर्ट का उत्तराखंड के 7 जिलों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। देहरादून सहित हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर इन जनपदों में भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। खासतौर पर यह कहा जा सकता है कि इन जनपदों के लिए और सावधानी बरतने की हिदायत यहां पर प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद शासन की तरफ से इन सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार में पिछले दिनों जलभराव हुआ था, जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा था, तो ऐसे में एक बार फिर ये बारिश मुसीबत की बारिश यहाँ पर बन सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगातार ये कह सकते हैं कि आसमान से बरसने वाली बारिश आफत की बारिश बनी रही है। ऐसे में अन्य जनपदों के लिए भी हिदायत बरतने के लिए कहा गया है ताकि जनता परेशान ना हो सके। अगर कहीं पर कोई संभावना दुर्घटना या भूस्खलन होता है तो वहां पर फंसी हुई जनता के लिए राहत और बचाव के जो काम है वो तुरंत गति से किए जा सके। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फरक्काबाद में पंचाल घाट गंगा का जलस्तर खतरे के निशाने को पार कर गया है। हमारे संवाददाता आदेश यादव की आप ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ ने इस कदर जो है कहर बरपाया है, जिस तरीके से लगातार जो है हरिद्वार और बिजनौर बांध से लगातार जो है नरौरा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से आज इंडिया वॉइस की टीम जो है पहुंची है बाढ़ क्षेत्र में जायजा लेने के लिए। जिस तरीके से आज हम आपको दिखाएंगे बाढ़ के हालात, और जो गांव का संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल टूट चुका है। कुछ लोग हैं हमारे पीछे जो है आप देख सकते हैं, वीडियो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, जो छाती के बराबर पानी से जिस जगह संपर्क मार्ग है, यहाँ नाव चल रही है, नाव के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। लगभग 200 से 300 गांव बाढ़ की चपेट में है और खाने पीने की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। जानवर लेने के लिए लोग परेशान हैं, जानवरों का चारा नहीं है, आदमी भूख प्यास से मर रहा है। लेकिन जिले के अधिकारी और जिले के विधायक जो है अभी तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का देखने नहीं पहुंचे हैं। किस तरीके से पब्लिक का हाल बुरा है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों को और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं लगातार कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का मौके पर पहुंचकर जायजा लें और हर संभव मदद करें। लेकिन फर्रुखाबाद का जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिल्कुल मौन हैं। लगातार जो है यहाँ के ग्रामीण हों या बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है और इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार जो है बीमारियां बढ़ रही हैं और सांप कीड़ा इन लोगों के घरों में निकल रहे हैं। कई स्कूल जो है हापुड़ में बाढ़ बारिश के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर की आप ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ से है, जहां एक दर्दनाक घटना में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें, हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नया गांव गड़ावली की रहने वाली एक महिला अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल की ओर गई थी। जैसे ही यह महिला चारा लेने के लिए जंगल की ओर जा रही थी तो रास्ते में पड़ने वाले नाले को जब ये महिला पार कर रही थी तो नाले में बाढ़ का पानी आया हुआ था और महिला धनवती इस नाले को पार नहीं कर पाई और बाढ़ के आए हुए पानी में ही फंस गई। बाढ़ के पानी में फंसने के चलते इस महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिला की ननद और सास भी इस महिला के साथ थी। उसके बाद मृतक महिला की ननद और सास ने गांव में आकर महिला के पानी में फंसने की बात बताई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब देखा तो महिला की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद ग्रामीण मृतक महिला धनवती के शव को लेकर गांव में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि घटना सुबह की है और कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी पुलिस और प्रशासन का अधिकारी गाँव में नहीं पहुँचा। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। सिद्धार्थनगर में बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। हमारे संवाददाता राकेश यादव की आप ये
रिपोर्ट देखिए। जिले के डुमरियागंज में राप्ती नदी हर साल तांडव मचाती है। बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो तटबंध वहां पे हैं उतनी खराब व्यवस्था में है, जो कि कटान भी कई जगह हो गए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो ये बड़ी अनहोनी हो सकती है, बाढ़ से तबाह हो सकते हैं लोग। राप्ती नदी के तट पर जो भी गांव बसे हैं वो गांव के गांव भी बह जाते हैं, उनकी खेती भी बर्बाद हो जाती है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दूं कि अभी उस साल की माने तो उस साल इतनी भयंकर बाढ़ आई थी उस कटान की वजह से, जो कि बांध पे जो गैप रहते हैं उसे भरे जाते हैं, लेकिन अभी तक उस पे प्रशासन द्वारा गैप को नहीं भरा गया है। अगर समय रहते ये काम पूरा नहीं किया गया सिंचाई विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हो जाएंगे। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे तमाम तरह की परेशानियां उस जिले में देखी जा रही हैं। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण जिले में अब आज सुबह से एम्बुलेंस हड़ताल पर गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस जो एजेंसी है 3 महीना से पेमेंट नहीं देने के ड्राइवर के कारण ड्राइवर की स्थिति नाजुक हो चुकी है, जो अपने घर में खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। वहीं एजेंसी द्वारा पैसा मांगने पर टाइम दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि सदर अस्पताल यानी पूर्वी चंपारण में हर एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी वाले पेशेंट को बाहर रेफर किया जाता है। बाहर रेफर करने के बाद आप ये देख रहे हैं, धीरे आप देख रहे हैं कि अब टेम्पू ड्राइवर से लेकर हर स्टाफ तक धरना देने के मजबूर हो चुके हुए हैं। हापुड़ में बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर की आप ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ की सिटी कोतवाली पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। जी हां, आपको बता दें 2 दिन पहले ही दिल्ली रोड स्थित यूपी एग्रो के ऑफिस में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोर यूपी एग्रो के ऑफिस से तमाम सामान चोरी कर फरार हो गए थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर गैंग के सरगना सलमान सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान 5000 रुपये की नकदी, 1 तमंचा और चोरी के दौरान इस्तेमाल की गई ई-रिक्शा भी बरामद की है। हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन चारों को जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ ने बहुत ही जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसके लिए हापुड़ कोतवाली पुलिस प्रशंसा की पात्र है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रायबरेली में गैस एजेंसी संचालकों की मिलीभगत का बड़ा खेल देखने को मिला, जिसका पर्दाफाश किया गया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। एक तरफ जो योगी सरकार है वो कहती है कि जिस ओर से कांवरिये गुजरेंगे उस ओर कोई भी व्यवस्था में कोई कतई नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी किसी तरीके के कर्मचारी या अधिकारी कोई व्यवस्था में अगर कमी रहती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि बदायूं से कछला से जल भरकर जो कांवरिये मुख्य मार्ग से निकलते हैं उसावा से पटना देवकली मंदिर पर, वहीं उसावा क्षेत्र में लगाई गई एक सिपाही की ड्यूटी किस तरीके से कर रहा है उसकी करतूत एक कैमरे में कैद हो गई और वह वीडियो तेजी से वायरल हो गई। जी आपको बता दें कि उसावा थाना क्षेत्र में एक सिपाही। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।